हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम। मैं प्रीतिका श्रीवास्तव, आपकी जूलॉजी मेंटर। बच्चों, आज हम नेक्स्ट यूनिट देखेंगे जो कि हमारा यूनिट नंबर 4 है। क्या है? इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। अगर बच्चों इससे पहले आपने यूनिट नंबर 1, 2, 3 के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर से देख लीजिए। अभी के लिए आप देखिए कैसे देखेंगे आप उसको, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, आप YouTube पे जाएंगे बच्चा और वहां टाइप करेंगे डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम। जैसे आप डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम टाइप करते हो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। उस पे आप कहाँ जाओगे? प्लेलिस्ट पे जाओगे। प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको इस तरीके से सारी प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी, जिसमें सबसे पहला ही हमको क्या दिख रहा है? बीएससी 4th सेमेस्टर जूलॉजी प्लेलिस्ट। ये देखिए, अभी तक जितने भी लेक्चर्स कवर हुए हैं बच्चा, ये पूरे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या है बच्चों, आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जूलॉजी का ही इधर से देखो, आप इधर से आपको जूलॉजी हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, ये देखिए जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर का है। और इवन जो अपकमिंग हमारे आने वाले लेक्चर्स हैं, जितने भी लेक्चर्स आएंगे बच्चों, आपको इसी तरीके से प्लेलिस्ट पे देखने को मिलेंगे। चलिए, तो आते हैं बच्चा हम अपने लेक्चर पे और देखते हैं क्या पढ़ेंगे। हमारा यूनिट ही है इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। क्या देखने जा रहे हैं? इम्यून सिस्टम की बात करेंगे और हमारे इम्यून सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट हैं हम उसकी बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये तो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में बच्चों हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी। हम इम्यून की स्टडी कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, कहां से आया, किसने क्या बोला, सबसे पहले कैसे पता चला कि इम्यून डेवलप हो रहा है, वो सारा हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन देखा जाए भाई, क्या है इम्यून सिस्टम? क्या है? अगर कोई भी बोले इम्यून क्या है तो हम क्या बोलेंगे? हमारे बॉडी का एक ऐसा डिफेंस सिस्टम कि जब बाहर से कोई हमें फॉरेन बॉडी या फिर कोई एंटीजन हमारे बॉडी में आ रहा है, उस पे हमारी बॉडी कैसे एंटीबॉडी बना रही है, मींस उसका कैसे खत्म कर दे रही है मार के, और क्या कर रही है? इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है। उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल रहे होते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम क्या है बच्चों? एक वर्सटाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जो कि किस चीज से इवॉल्व हो रहा है? ये एनिमल्स को, ह्यूमंस को, हम सभी को प्रोटेक्ट कर रहा है आने वाले एक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या फिर वो कैंसर ही क्यों ना हो, ठीक है। ये वैरायटी ऑफ सेल को प्रोड्यूस करता है। जैसे समझ लो कि लेट सपोज मुझे छींक आ रहा है, इसका मतलब कुछ बाहर से अंदर गया है तो फिर होता है ना कि एक दो दिन में ठीक हो जाता है, या फिर होता है कि जस्ट सडन ठीक हो जाता है तुरंत, राइट? क्यों? क्योंकि हमारी सेल्स क्या बना रही है? अंदर ढेर सारी सेल्स प्रोड्यूस कर रही है डब्ल्यूबीसी की, और डब्ल्यूबीसी उनके खिलाफ जाके लड़ रहे हैं। डब्ल्यूबीसी उनके खिलाफ जाके लड़ रहे हैं, राइट? तो क्या बना है? इनॉर्मस वैरायटी ऑफ सेल्स बनाए। मॉलिक्यूल्स जितने भी है वो कैपेबल है वो पहचानने में, क्या रही, ये फॉरेन इन्वेडर्स है, बाहर से आए, इनको खत्म कर देते हैं, इसका कोई भी नीड नहीं है। तो ये काम कौन करा रहा है? अच्छा, ये करा रहा है हमारा इम्यून सिस्टम। क्लियर है? आगे क्या बोल रहे हैं? जब भी हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं, या इम्यून सिस्टम की, या वेरियस टाइप ऑफ जितने भी सेल्स है इम्यून में, हम उनकी स्टडी करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? हम उनको इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। और इसका बहुत ही एक अच्छा खासा हम कह सकते हैं ग्लोरियस पास्ट रहा है। सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? सबसे पहला एविडेंस कहाँ से आया है? देखिए, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्यूनिटी कम फ्रॉम, ये देखिए, थ्यूसिडिडास। ये क्या है? अराउंड 430 बीसी की बात है। 430 बीसी मींस बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, राइट? जिन्होंने क्या बताया था उस टाइम पे बच्चों, बहुत ज्यादा जितने भी पर्सन थे वो किससे अटैक थे? प्लेग नामक बीमारी से अटैक थे। तो ये प्लेग नामक बीमारी क्या की थी? वो बता रहे थे, इनका कहना ये था कि उस टाइम पे 430 बीसी के अराउंड क्या हुआ था, लोग, जितने भी लोग प्लेग से अटैक थे, जितनी भी नर्सेस प्लेग से अटैक थी, उनको वो दोबारा बीमारी नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि अब वो प्लेग उनसे दोबारा नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनके अंदर बॉडी इम्यूनिटी आ गई। देखो, इतना तो उनको आइडिया नहीं था कि क्यों आई, कैसे आई, पर उन्होंने बताया जिसको एक बार प्लेग हो गया है, सिर्फ वही दूसरे का कह सकते हैं देखभाल करेगा जिसको एक बार प्लेग हो चुका है, क्योंकि अब उसको कभी प्लेग नहीं होगा। उस टाइम तो पता नहीं था कि एक बार इसकी मेमोरी बन चुकी है। उस टाइम बस उनका कहना था बच्चों कि हाँ, अब दोबारा ये बीमारी नहीं होगी।
क्लियर। उसके बाद अक्रॉस 1749 टू 1823 में कौन आए, एडवर्ड जेनर सर आए। एडवर्ड जेनर ने किस पे वर्क किया, उन्होंने डेयरी पे वर्क किया, डेयरी मींस कैटल्स पे वर्क किया, और नोटिस किया काउ पॉक्स को। किसको नोटिस किया, काउ पॉक्स को। और बताया गया कि जिनको भी काउ पॉक्स हो रहा है उनकी बॉडी में स्मॉल पॉक्स भी नहीं हो सकता है बच्चों, चाहे हमारे काउ पॉक्स हो चाहे स्मॉल पॉक्स हो, दोनों सेम ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, राइट, उनको कभी नहीं होगा। ठीक, क्या बताया गया इसके। फिर लास्ट में आगे जाके डिस्कवरी हुई किसकी, वैक्सीन की अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स की। ठीक है, ये बताया जा रहा है। पर उनका ये कहना था जिसको भी एक बार काउ पॉक्स हो चुका है उसको दोबारा से कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होने वाला है। ठीक, ये नहीं बताया क्यों, भाई है तो दोनों सेम ही फैमिली से वायरस, वायरस एक बार सेम फैमिली से आ गए तो उसके खिलाफ तो बन गया होगा मेमोरी, पर हम तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री को तो पूरा देख के चलना होगा। ठीक, फिर जो हमारे एडवर्ड जेनर सर थे, ठीक है, ही टर्म द टर्म वैक्सीन वाज क्वाइंड बाय लुइस पास्चर। देखो, लुइस पास्चर ने वैक्सीन टर्म को क्वाइन किया इन द ऑनर ऑफ जेसस सर। इन्होंने वैरियोलेशन के बारे में बात किया गया है। वैरियोलेशन मींस जो काउ पॉक्स है, ठीक है, काउ पॉक्स में कुछ फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड को ही निकाल दे जो हमारा वायरस है जो ये सब कुछ कॉज कर रहा है, उस वैरियोलेशन की बात कर रहे हैं। तो वैरियोलेशन इनका सबसे पहला प्रैक्टिस था इनोक्यूलेशन का, कि उसको निकाल के फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दो, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म डाल दो, पूरा एक्टिव फॉर्म मत डालो। कब बिगिन हुआ, 15th सेंचुरी में बिगिन हुआ। इस टाइम पे क्या देखने को मिला था, ये सब पहली बार वैक्सीनेशन पॉक्स बनाया गया था, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने। इस प्रोसेस में क्या देखने को मिला बच्चों, वही जो काउ पॉक्स, जो वायरस ये काम कर रहा था, जो लाइजन ये कॉज कर रहा था, उसको निकाल दो, ठीक है, फिर उसको यूज कर रहे थे एज अ वैरियोला। वैरियोला मींस हम उसको इंजेक्ट करा रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे ये जो एक्सट्रैक्ट हम इंजेक्ट किए थे बच्चों, एक हेल्दी इंडिविजुअल में एक्सट्रैक्ट किए थे कि उसको वो डिजीज दोबारा से ना, क्या किया, आप स्टोरी समझो। हुआ ये कि वैरियोलेशन का मतलब ये है कि जो काउपॉक्स जो वायरस था उसका, उसको एक्सट्रैक्ट हम निकाल लिए और एक हेल्दी गांव में डाल दिए। फिर देखने को मिला हाँ ऐसा तो हो सकता है, अगर डाल देंगे तो उसके खिलाफ पहले मेमोरी बना लें, क्योंकि दोबारा उसको वो वाला वायरस तो नहीं अटैक करने वाला। तो इस तरीके से इन्होंने यूज किया। वैसे ये देखो था ये बहुत रिस्की, बट कहीं ना कहीं बहुत हेल्प किया, ठीक है। तो इसका मतलब जो एक्सट्रैक्ट वैरियोलेशन के लिए यूज हो रहा था उसमें कुछ एक्टिव स्मॉल पॉक्स पैथोजन थे जो कि बहुत ज्यादा रिस्की थे, बट उसको क्या किया गया, उसको टेम्परेचर, कुछ अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे रखा जिसकी वजह से वो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। वो क्या है, 45 डिग्री, ठीक है। नॉर्मल तो भाई 35 होता है, पर उसको हम थोड़ा इनएक्टिव कर दिए, क्योंकि ऐसे डालेंगे तो सामने वाले की डेथ हो जाएगी ना, राइट। जब हम उसको इनएक्टिव कर दे रहे हैं तो हम उसको एटेन्यूएट कर दे रहे हैं, इनएक्टिव फॉर्म में बना दे रहे हैं। और जब हम इनएक्टिव फॉर्म बना देते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एटेन्यूएशन। जितनी भी वैक्सीन आती है बच्चों उसमें इनएक्टिव फॉर्म में ही पैथोजेंस जले रहते हैं, चाहे वो हमारे काउपॉक्स के वायरस ही क्यों ना रहे हो, पर वो किस फॉर्म में थे, इनएक्टिव फॉर्म में थे, ठीक है। अनदर मेथड क्या है भाई, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट पास कर दो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अनयूजुअल होस्ट में डायरेक्ट पास कर दो। जैसे रेबीज वायरस को पास किया गया था काऊ में कि दोबारा न हो, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। फिर क्या है, कुछ दिन बाद उनके लुइस पास्चर सर आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वैक्सीन बनाई, ठीक है, वैक्सीन अगेंस्ट तैयार किया, एंथ्रेक्स के, चिकन कॉलरा के, रेबीज के, ठीक है। इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फिर नेक्स्ट क्या है भाई, हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं तो हमें पूरा हिस्ट्री पता होना चाहिए इसके पीछे का। देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे मेटचिनकॉफ, अराउंड 1845 टू 1960। किसकी डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी हुई बच्चों हमारे इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ इम्यून की और फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल्स को खा जाना, फूड वैक्यूल बनाना, फ्यूज करना मेम्ब्रेन से, फूड वैक्यूल बनाइए और फिर इसमें से कुछ केमिकल रिलीज करिए जो क्या करे, पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर दे, उसकी बात होती है फैगोसाइटोसिस। तो क्या क्या मेटचिनकॉफ में डिस्कवर किया था, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम को, फैगोसाइटोसिस को और इन्फ्लेमेशन को। और जो हमारे जॉर्ज रुतल सर आए थे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि हमारे ब्लड में कुछ सीरम जैसा सब्सटेंस होता है जो ये प्रूव करता है कि ऑलरेडी हमारे ब्लड में क्या है, कुछ बैक्टीरियासाइडल कंपाउंड्स है। देखो उस वक्त इतना नहीं पता था, अराउंड 1888, ठीक है, तब तो बाद में डिस्कवरी हुई। उनका कहना था नहीं हमारे ब्लड में ऑलरेडी कुछ ऐसा कुछ पड़ा हुआ है बैक्टीरियासाइडल जैसा है जो बैक्टीरिया को खत्म कर दे रहा है, बैक्टीरिया को मार दे रहा है, ठीक। फिर कौन आए, फिर आए भाई हमारे
लिटर-पेफर सर, वो 1894 में आए बच्चों। उन्होंने बताया हमारे एंटीबॉडी का एक्शन। क्या बताया? सोन द एक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाय द इंजेक्शन कॉलरा बेसिली इनटू पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, उन्होंने बोला कि जब भी कॉलरा बेसिली को क्या किया गया था, इंजेक्ट कराया गया था पेरिटोनियल कैविटी में, तो उसके खिलाफ क्या बना लिया बॉडी? एंटीबॉडी। और भाई अगर यूज नहीं है तो मेमोरी बना के रखा हुआ है, दोबारा कभी आए तो सामने वाले को ये बीमारी हो गई ही नहीं। ये तो हमें बाद में पता चला ना कि मेमोरी बनता है, पर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में उन्होंने ऐसा ऐसा हिस्ट्री में दिया कि उन्होंने ये देखा, इन्होंने ये देखा। बच्चों हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी कभी कभी डायरेक्ट पूरा 5 मार्क्स में दे देता है कि बताइए, या फिर आपसे पूछ सकता है कि एडवर्ड सर की डिस्कवरी क्या रही है, कौन हमारे फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी हैं, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर कौन है? ML1 वेरिंग, अराउंड 1854 टू 1917 की बताया जा रहा है इनका पूरा। इन्होंने पैसिव इम्यूनिटी को क्या किया? डिस्कवर किया अगेंस्ट टेटनस नामक बीमारी, राइट। एंटीटॉक्सिन, एंटीसीरम थेरेपी मेड हिम फेच नोबेल प्राइज। इनको इसके लिए क्या मिला बच्चों? इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। फिर कौन आए हमारे? फिर आए हमारे एल्बर्ट राइट सर, राइट। एल्बर्ट राइट सर अराउंड 1861 टू 1947 इनका पूरा लाइफ साइकिल रहा है। इन्होंने कोऑर्डिनेशन शुरू किया बिटवीन द ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। देखिए, जब मैं आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा रही हूँ तब आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा ह्यूमोरल क्या है, सेल मीडिएटेड क्या है, कैसे बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है, कैसे टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन किसमें क्या रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जैसे कि हमारा वो ह्यूमरल है तो उसमें क्या है, फ्लूइड की बात कर रहा है, जहां हमारा बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व है, सेल मीडिएटेड में टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व है, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, ये क्या बताया इन्होंने? कंट्रोवर्सी हटा दी, किसके बीच की? ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड की। ठीक है, इन्होंने बताया कुछ ग्रुप ऑफ हीट लायबल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और वो क्या है? बैक्टीरियल है इन वाटर व्हेन एसोसिएट विद एंटीबॉडी आर कॉल्ड एज एलेक्सिन। उन्होंने बताया कुछ तो है जो हीट लायबल सब्सटेंस हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, जब उसको हम क्या कर रहे हैं, हम वो बैक्टीरियल है वाटर में, और साथ ही साथ जब उनको एसोसिएट किया जा रहा है एंटीबॉडी से तो उसको हम एलेक्सिन कहते हैं। बाद में उसको क्या बोला? बाद में उसको आपके कौन, जूल्स बॉर्डेट ने उसको अलग नेम दिया। फिर कौन सा रहा है भाई? फिर आगे हमारे कैटर सर। कैटर सर ने क्या किया? उन्होंने आइडेंटिफाई किया कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को। देखो भाई, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक कैस्केड है, एक पूरा चेन चला रहा है, सारी चेन्स आपस में लिंक रहते हैं। ठीक है, तो कौन थे वो? कैटर सर। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को बताया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने बताया कि ये किस तरीके से एंटीजन में इन्वॉल्व है और साथ ही साथ ऑक्सीजनाइजेशन या फिर फैगोसाइटोसिस करा रहा है, सेल को किस तरीके से खा रहा है, इस चीज में इन्वॉल्व है। ठीक है, चलिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर आप भी इसी तरीके से सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई बच्चा फुल फ्लेज में करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको हमारे नवोदय बैच में ज्वाइन होना होगा। कैसे ज्वाइन हो गया? आपको अपने फोन के प्ले स्टोर ऐप पे क्या डाउनलोड करना है? डीएनएस एजुकेयर ऐप, जहां आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है? ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट सेशंस मिलने वाले हैं, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलने वाला है, पीवाईक्यूज मिलेंगे बच्चा हरी यूनिवर्सिटीज के, और इवन यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन भी चलना आप लोगों को वहां पे मिलेगा। ठीक है, मैं बता दूं सिर्फ जूलॉजी ही नहीं बच्चा, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, सभी आपको देखने को मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 1250 में। इसमें भी बच्चा आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप हमारे DNS10 कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो। ठीक है, और मैं बता दूं, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। बच्चों, यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है आपको, मैं बता दूं कि आपको उसका नोट्स भी फ्री में कहाँ मिलने वाला है? हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिलने वाला है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आइए आगे देखते हैं। हाँ, फिर क्या हुआ? लेटर डेवलपमेंट्स में कौन आए? एमिली रॉक्स सर आए। ठीक है, जिनका पूरा लाइफ साइकिल है अप्रॉक्स 1853 टू 1933। ठीक है, जिन्होंने क्या बताया? डिप्थीरिया के डेवलप डिप्थीरिया इम्यूनाइजेशन एंड एंटीसीरम थेरेपी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिप्थीरिया की इम्यूनाइजेशन को स्टार्ट किया और साथ ही साथ एंटीसीरम थेरेपी शुरू की। ठीक है, फिर कौन आए? चार्ल्स रिचर्ड सर आए भाई। उन्होंने क्या टर्म कॉइन किया? उन्होंने एनाफाइलेक्सिस बताया, जिसका मीनिंग है बच्चों विदाउट और अगेंस्ट प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्शन के अगेंस्ट, प्रोटेक्शन के बिना, और उन्होंने पूरा एक तरीके से मैकेनिज्म समझाया। फिर कौन आए हमारे? फिर आए हमारे जूल्स बॉर्डेट सर, जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को
कह सकते हैं एक्सप्लेन किया और उसके पीछे का डिजीज बताया। किसने? एडलिस ने एक्सप्लेन किया मैकेनिज्म डिजीज का, सिफिलिस का, टाइफाइड का, ट्यूबरक्यूलोसिस का बाय कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। आपको बिल्कुल अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है मैम एनाफिलैक्सिस क्या है, मैम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, मैंने बताया नहीं प्रोटीन है बच्चा। कॉम्प्लीमेंट क्या है? कैस्केड ऑफ प्रोटीन चल रहा है, तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर इम्यूनोलॉजी में। ठीक, नेक्स्ट है आपका रॉबर्ट कॉक। रॉबर्ट कॉक सर ने क्या किया भाई? इन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया कि कॉलरा का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस का, एंथ्रेक्स का, ठीक है, और उसके पीछे उन्होंने स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की और फिर जाके फाइनली एक थ्योरी पोस्टुलेट की इन सारे डिजीजेस के लिए। और भाई 14th वाले तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो, हमारे साथ एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने क्या किया था बच्चा? उन्होंने डिस्कवर्ड किया था एंटीबायोटिक्स को। सबसे पहला पेनिसिलिन, आप लोगों को पता है कि ये एंटीबैक्टीरियल है नेचर में, और साथ ही साथ बच्चों ये तो चांस डिस्कवरी थी ना, वो तो वर्क कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस पे, पर उन्होंने देखा कुछ तो ऐसा फंजाई का ग्रोथ हो रहा है जो कि साइड में रोक दे रहा है उस बैक्टीरिया के ग्रोथ को। ये तो चांस डिस्कवरी थी, राइट। फिर आए हमारे लिंडमैन सर ने, उन्होंने इंटरफेरॉन क्या किया था? डिस्कवर। इंटरफेरॉन क्या है? एक प्रोटीन्स है, राइट। ये क्या है? प्रोटीन्स है। जब वायरस इफेक्ट करता है तो सेल्स अपने आप को इफेक्ट कर लेता है, पर दूसरों को मैसेज भेज देता है कि नहीं भाई आ गया है, तुम लोग अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग ले लो, हट जाओ। तो वो वाला प्रोटीन की बात हो रहा है। फिर कौन आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है बच्चों, ऐसे भी पूछा जाता है एमसीक्यू में। कार्ल लैंडस्टिनर, इन्होंने क्या डिस्कवर किया? प्राइमरी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया। और साथ ही साथ बच्चों इन्होंने कौन सा टर्म दिया? हैप्टन टर्म दिया। कब? 1921 में। और डिस्कवर किया था हमारा आरएच एंटीजन सिस्टम, जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला एंटीजन सिस्टम होता है ना, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, उसकी बात हो रही है। ठीक, फिर कौन आए हमारे? फिर आए हमारे रॉडने आर पोर्टर सर। उन्होंने क्या परफॉर्म किया था? उन्होंने परफॉर्म किया फंडामेंटल स्टडीज इन द केमिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजिकल साइंस एंड वन नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन द ईयर 1972। देखो, चाहे हम यहाँ जितने लोग की भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है या डायरेक्ट आपसे 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी वी ऑफन एनकाउंटर अ फ्यू टर्म। अगर हम इम्यूनोलॉजी की बात करें तो हमें कुछ टर्म्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, जैसे कि एक ऐसा स्टिमुलस, बाहर से एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में इंटर कर रहा है और इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इम्यूनोजन बोल रहे हैं, उसको हम एंटीजन बोल रहे हैं, उसको हम हैप्टन बोल रहे हैं। और एंटीजन की ही रीजन पे हमारे क्या लगे रहते हैं? इपिटोप लगे रहते हैं, एडजुवेंट्स उस इम्यून रिस्पॉन्स को और एक्टिव बना दे रहे हैं। ठीक, इम्यूनोजन क्या है भाई? तब एक स्टिमुलस है जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ह्यूमरल या फिर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, और एंटीजन क्या है? वो बाइंड करेगा स्पेसिफिकली एक एंटीबॉडी से, तभी तो खत्म हो जाएगा। बाहर से जो एंटीजन आया है, जब हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी बच्चा, तभी तो वो खत्म होगा ना जाके। ठीक, जितने भी इम्यूनोजेंस है सभी क्या है? एंटीजेंस है। बट ये जरूरी नहीं है कि सारे एंटीजेंस इम्यूनोजन हो ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है बच्चा, हम आपको 2-3 चीज समझा रहे हैं। क्या बोल रहा है? कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका वेट बहुत कम होता है, वो किससे बाइंड करते हैं? वो हमारे एंटीबॉडी या फिर बी सेल रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, पर वो क्या करते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव नहीं करा पाते हैं। ठीक है, बट दे कैन नॉट इनिशिएट एन इम्यून रिस्पॉन्स, आर वीकली एंटीजेनिक एंड कॉल्ड एज हैप्टन। अभी क्या हुआ, मान लो कुछ हैप्टन्स क्या है, इतने छोटे मॉलिक्यूल्स है कि जो हमारे एंटीबॉडी के पास जाए तो भी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोडक्ट कहते हैं ना प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो उनको कौन बोल रहे हैं? हम उनको हैप्टन बोल रहे हैं। तो फिर कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम, कैसे इम्यूनोजेनिक बनाएंगे मैम? जब हम उसको एक प्रोटीन के हेल्प से प्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या होंगे? इम्यूनोजेनिक होंगे। हैप्टन कैन बी मेड इम्यूनोजेनिक बाय कॉन्जुगेशन टू अ सुटेबल कैरियर सच एज प्रोटीन। ठीक है, जैसे मैटी ड्रग्स में कौन कौन, मेनी ड्रग्स में क्या क्या है भाई? मेनी ड्रग्स में है आपके पेनिसिलिन। ठीक है, ये क्या है? हैप्टन से। जब इनको हम एक प्रोटीन की वजह से जाके क्या करेंगे? खात्मा करने के लिए प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तब जाके ये इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करेंगे। ठीक, अब मैंने बोला आप इमेजिन करो एंटीजन है। ठीक, ये देखिए, जैसे लेट सपोज अभी एंटीबॉडी, ये सब डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये क्या है? हमारे एंटीबॉडी। ठीक, 2 हेवी चेन होता है, 2 लाइट चेन होता है, ऐसे कुछ डाइसल्फाइड ब्रिजेस से ही रहते हैं ना। ये बताने का मतलब नहीं मोटिव,
आप देखो मोटिव क्या है। जैसे लेट सपोज यहाँ आके कौन बाइंड कर रहा है, एंटीजन। एंटीजन जिस भी रीजन से बाइंड करने वाला है, ठीक, हमारे यहाँ बाइंड करेगा ना भाई, ये देखिए कहाँ गया, ऑल इन, हाँ, some very small molecules can bind to the antibody। कुछ क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, मतलब एंटीजन की बात कर रहे हैं, किससे बाइंड कर रहे हैं, हमारे एंटीबॉडी से बाइंड कर रहे हैं, पर वो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं पैदा कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि वीकली एंटीजेनिक होते हैं, उनको हम हैप्टेंस बोल रहे थे। और हैप्टेंस को अगर हम एक प्रोटीन के साथ प्रोड्यूस करें तो वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दे रहे थे। वैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने बनाया है एक फिगर एंटीबॉडी का, और ये एंटीजन आके इस पे लगा। एंटीजन के पास एक रीजन होता है बच्चों, उस रीजन का नाम क्या होता है, ईपी2। क्या नाम है, ईपी2। पर और जिस रीजन से हमारे एंटीबॉडी के बाइंड कर रहा है यहाँ वाले रीजन पे, उस रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, हम उस रीजन को पैराटोप बोल रहे हैं, ठीक। मतलब भाई एक स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए, एक स्पेसिफिक लोकेशन होना चाहिए जहां हमारा एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड कर रहा है, तो हमारे एंटीजेनिक डिटरमिनेंट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स के पास क्या है, ईपी2, ठीक। और हमारे एंटीबॉडी के पास क्या है बच्चों, एंटीबॉडी के पास हमारे है पैराटोप, और इसी की वजह से हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता हुआ दिखाई देता है। हम क्या बोलते हैं, एजीएबी कॉम्प्लेक्स बन गया। क्लियर, ठीक। चलिए आइए पढ़ते हैं, अब ज्यादा समझ आएगा। ये देखिए ईपीटोप कहाँ प्रेजेंट है, हमारे एंटीजेनिक डिटरमिनेंट है, ये हमारे एंटीजन का पार्ट है जो कि कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज कर रहा है। एंटीबॉडी में भी आपकी बी सेल्स होती है, टी सेल्स होती है, ये दोनों रिकॉग्नाइज कर रही है, ठीक है। देखो मैं बता दूं कि एक एंटीजन के पास बहुत सारे ईपीटोप्स होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट एंटीबॉडी से रिएक्ट कर ले, ठीक है। और जो हमारे ईपीटोप होते हैं वो लगभग 5 to 6 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं लेंथ, और जो हमारा कंप्लीमेंट्री पार्ट प्रेजेंट है एंटीबॉडी पे जो कि ईपीटोप से बाइंड कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हम उसको पैराटोप बोल रहे हैं, ठीक। ये सब आप डिटेल में पढ़ोगे, ये पूरा स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडजुवेंट क्या है। जैसे हैप्टेंस है, भाई इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए। हैप्टेंस क्या है, हैप्टेंस एक फार्माकोलॉजिकल या फिर इम्यूनोलॉजिकल एजेंट है, ठीक है, जो मॉडिफाई कर रहा है दूसरे का इफेक्ट और अदर एजेंट। डायरेक्टली देखो क्या होता है, अगर हम डायरेक्टली इम्यूनाइज करते हैं एंटीजन को तो वो बहुत ज्यादा पुअर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बच्चों, ठीक है। जब हम डायरेक्टली इम्यूनाइज कर रहे होते हैं एंटीजन्स को तो वो बहुत पुअर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमें उस टाइम पे तुरंत रिमूव करना होता है एंटीजन को, राइट। पर इससे बचाने के लिए हम एंटीजन को सबसे पहले किससे कंबाइन करते हैं, हम कंबाइन करेंगे एडजुवेंट से, जो कि एक ऐसा मटेरियल है जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को इनहांस कर देता है अगेंस्ट द एंटीजन और एक अच्छा खासा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। इवन जो हमारे एडजुवेंट्स है बच्चों, जो हमारे हम देखो अगर हम ऑन अ होल बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज कर रहे हैं हमारे इम्यूनोजेनिसिटी को, राइट। यही समझ आया, अगर हम एक लाइन में अगर हमसे कोई पूछे क्या समझ आ रहा है, तो ये हमारे इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और क्या बोला जा रहा है, और उसको आराम से प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। देखिए लिखा है एडजुवेंट कैन एक्ट इन वेरियस वे इन प्रेजेंटिंग एन एंटीजन टू द इम्यून सिस्टम। इवन ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बाद में कहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, एंटी लेके जा रहे हैं, प्रेजेंट कर दे रहे हैं एंटीजन को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स बहुत देर तक बॉडी में बना रहता है, ठीक है। दस मैक्सिमाइजिंग द इम्यून रिस्पॉन्स बिफोर द बॉडी क्लियर्स द एंटीजन, ठीक। जैसे ये देखो एक तुम्हारा एल्म्स वाला है, एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट, तो आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तब आपको फ्लूइड कंप्लीट मिलता है और एक और आपको इनकम्प्लीट करके एडजुवेंट मिलता है, वहां आपको बताया जाएगा। जिसमें पहला बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड कंप्लीट, देखिए दोनों ही है, एक एल्म सिस्टम है और एक फ्लूइड कंप्लीट एडजुवेंट है, ठीक। एल्म सिस्टम में हम एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट का यूज करते हैं और कंप्लीट एडजुवेंट में हम हीट किल्ड माइको बैक्टीरियम का यूज करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, ये बहुत
कह सकते हैं इम्यून सिस्टम कंपाउंड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट which can be broadly categorized as organs and cells of immune system, but several other components are also related to immune system as non specific component. देखो हमारा जो इम्यून सिस्टम है बच्चों वो बहुत बड़ा है और सारा अपने लोकेशन के बेसिस पे, स्पेसिफिक फंक्शन के बेसिस पे हम इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, जैसे बी सेल्स है, टी सेल्स है, आपके एडजुवेंसी हुआ, बहुत डिटेल में हो गया, ऑप्सोनाइजेशन हो गया, फैगोसाइटोसिस हो गया, हमारे जितने भी लिम्फ नोड्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सारा अलग अलग है। कुछ ऐसे हैं जो बहुत स्पेसिफिक है और कुछ ऐसे हैं जो बच्चों बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। तो ये था हमारा पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जो कि आपके लिए दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बेसिकली तो एक तो लॉन्ग दे सकता है, आपको पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताना होता है बच्चा, और दूसरा आपको एमसीक्यू में दे देगा कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इस सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई इसी तरीके से बच्चा फुल फ्लेज में करना चाहते हैं तो आपको हमारे नवोदय बैच में ज्वाइन होना होगा। कैसे ज्वाइन हो गया? आपको प्ले स्टोर पे बच्चा डीएनएस एजुकेयर आपको डाउनलोड कर लेना है, जहां आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, आपको लाइव डाउट सेशंस मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेगा बच्चों पीडीएफ फॉर्म में, इवन सारे यूनिट वाइज आपको रिवीजन कराए जाएंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे बच्चों आपको। मैं बता दूं सिर्फ जूलॉजी ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथ, स्टैट, आपको सब सिर्फ और सिर्फ इस 1250 में देखने को मिल रहा है। इसमें भी बच्चा आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप हमारे डीएनएस 10 कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो। मैं एक और बात बता दूं, यहाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है बच्चों, उसका भी फ्री नोट्स आपको कहाँ मिलने वाला है? इसी डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिलने वाला है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन या फिर डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। होता क्या है ना बच्चों की, जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो पूरा यूट्यूब पे हम प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, पर आपको हमारे इस ऐप पे आपको सारे लेक्चर्स बहुत ही सीक्वेंस वे में मिलने वाले हैं, सारे नोट्स आपको प्रॉपर वे में प्रोवाइड किया जाता है। आगे अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। तो ठीक है बच्चों, आज हमने एक तरीके से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी को पढ़ लिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए एंड करते हैं। थैंक यू।